Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start with a new chapter from class 12th portion और आज हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बेसिकली यदि मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करूं तो हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेक्शन के अंदर में यदि मैं यहां पर आपको बता दूं तो आपको दो चैप्टर के बारे में बात करनी है। पहला एक चैप्टर है यहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और दूसरा जो चैप्टर है बेसिकली वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब जनरली अमूमन यदि मैं बात करूं तो कैसे होता है कि मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर में, स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर में आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मान के पढ़ते हैं और कैपेसिटेंस को एक अलग चैप्टर मान के, एक अलग यूनिट मान के पढ़ा जाता है। ये अमूमन आपको बहुत सारी बुक्स में ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन हमारी एनसीईआरटी कहती है कि भैया नहीं, आपको तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स अलग पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एक अलग लेवल पे पढ़ना है। तो इस प्रकार से हम लोग, सिंस वी आर फॉलोइंग द एनसीईआरटी, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये बात आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए कि हम लोग कैसे मूव ऑन कर रहे हैं। हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं एज पर द एनसीईआरटी। ओके, चलो तो अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है? तो चैप्टर की शुरुआत होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस वर्ड्स के डेफिनेशन के साथ में। अब यहां पर देखो, ये जो वर्ड है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दो वर्ड से बनके बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, जहां पर इलेक्ट्रो का मीनिंग है चार्ज और स्टैटिक वर्ड्स डिफाइन कर रहा है एट रेस्ट। बेसिकली हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं चार्जेस एट रेस्ट के बारे में। हम लोग यहां पर क्या बात करने वाले हैं? दिस चैप्टर बेसिकली डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। दिस चैप्टर बेसिकली डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। जब आपका चार्ज रेस्ट में होगा तो उसके साथ में बेसिकली क्या होगा, इसके फिनोमिना के बारे में हम लोगों को यहां पर डिस्कस करना है। अब हमारे मन में जो सवाल है, एक सवाल उठता है कि भैया ये जो फिनोमिना है ये कहां से हमारे पास में डिस्कशन का एक पार्ट बनता है? तो ये डिस्कशन का पार्ट बनता है कि पुराने जमाने की बात है, तब बहुत सारे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे और वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर यहां पर ये पॉइंट निकल के आता है कि हमारे पास में एक ग्लास रॉड और एक सिल्क ऐसे थी, मतलब एक ग्लास रॉड 1 थी, एक सिल्क का कपड़ा था 1, ऐसे एक दूसरी ग्लास रॉड थी 2 और एक दूसरा कपड़ा था सिल्क का 2। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ग्लास रॉड को सिल्क के साथ में रगड़ा गया, फिर दूसरी ग्लास रॉड को दूसरे सिल्क के कपड़े के साथ में रगड़ा गया, और जब ग्लास रॉड 1 को ग्लास रॉड 2 के कांटेक्ट में लेके आया गया, पास में लेके आया गया, तो पाया गया कि दे आर मूविंग अवे। वो दोनों क्या कर रही हैं? एक दूसरे से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश कर रही हैं। वैसे ही सिल्क 1, मतलब जो आपका सिल्क का कपड़ा 1 था और दूसरा जो सिल्क का कपड़ा 2 था, जब इन दोनों को पास में लेके आया गया तो यहां पर भी ऑब्जर्व किया गया कि दे आर ऑल्सो मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो लोगों के मन में क्या, जो अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे उनके मन में ये सवाल आया, और ये सवाल कि भैया ये क्यों दूर भाग रही है, तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल गया है। अब देखो, बेसिकली मूविंग अवे का मतलब है कि डेफिनेटली देयर इज अ फोर्स बिटवीन देम, एंड दिस फोर्स इज व्हाट? दिस फोर्स इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। भैया रिपल्शन में ही एक दूसरे से चीजें दूर भागेंगी। तो ग्लास रॉड 1 और ग्लास रॉड 2 जब आपस में पास लेके आई गई तो वो दूर भागती हुई नजर आई। उसी तरह से जब हम लोग ग्लास रॉड 1 को सिल्क 2 के पास में लेके आए तो वो मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के पास में जा रही थी, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। और उसी प्रकार से ग्लास रॉड 2 और सिल्क 1 को पास में लेके आया गया तो भी यही फिनोमिना ऑब्जर्व किया गया। मतलब यहां पर अट्रैक्शन का फिनोमिना देखा गया। ध्यान से देखो, ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं इस पर एनसीईआरटी में डायरेक्टली एक बहुत काफी कुछ डिटेल में लिख के दिया गया है। उन्हीं चीजों को मैं शॉर्टकट में यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ग्लास रॉड 1 ग्लास रॉड 2 को पास में लेके आए, वो दूर भागे। सिल्क 1 सिल्क 2 को पास में लेके आए, वो भी दूर भागे। अब ये जो है ना, अब ये जो देख रहे हैं ना हम लोग मूविंग अवे, मतलब ये ना बहुत ही एकदम माइन्यूट सा है। ये ऐसा मत सोचना कि
कि आप लोगों को कुछ ज्यादा नजर आएंगी ये सारी चीजें, नहीं। बेसिकली क्या किया गया कि ग्लास रॉड 1 सिल्क 1 को रगड़ा, ग्लास रॉड 2 सिल्क 2 को रगड़ा, और क्या किया गया, ग्लास रॉड 2 को हम लोगों ने एक थ्रेड से लटका दिया और ग्लास रॉड 1 को उसके पास में लेके गए, तो वो थोड़ी सी दूर भागती हुई नजर आई, वो थोड़ी सी एकदम से क्या है ना, ऐसे दूर हटती हुई नजर आई, तो वहां से ये फिनोमिना निकल के आया। बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर में हो क्या रहा है ये हम लोगों को समझना है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जो था रिगार्डिंग द इबोनाइट रॉड और फर को लेकर के। इबोनाइट रॉड, एक काम करता हूं, इबोनाइट रॉड 1 और फर 1, इन दोनों को आपस में रगड़ा गया, और ऐसे ही यहां पर इबोनाइट रॉड 2 और फर 2 को भी यहां पर रगड़ा गया। और उसके बाद में क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया कि जब इबोनाइट रॉड 1 को इबोनाइट रॉड 2 के नजदीक लेके आया गया, तो अगेन मूविंग अवे, एक दूसरे से दूर जाती हुई नजर आई। ये फर 1 को फर 2 के पास में लेके आया गया, ये भी एक दूसरे से दूर जाती हुई नजर आई। इन पे सीधा सीधा थियोरेटिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है बेटा, एक बात को ध्यान रखना, एकदम छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं। सो ये यहां पर देखा गया। ऐसे ही यदि मैं आगे बात करूं तो इबोनाइट रॉड 1 और फर 2 को पास में लाया गया, तो मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, पास में आते हुए नजर आए, और इबोनाइट रॉड 2 फर 1 के पास में आए, तो ये भी पास पास जाते हुए नजर आए। कुछ ऐसा फिनोमिना यहां पर देखने को मिल चुका है हमारे पास में। तो यहां से बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलूं या कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज यहां से धीरे धीरे डेवलप हुआ। बेसिकली ये फिनोमिना देखने वाले आई थिंक सो बेंजामिन था या बेंजामिन फ्रैंकलिन, नहीं ये तो कुछ और है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सॉरी फ्रैंकमैन या फ्रैंकलिन, ऐसे कोई तो भी साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये पहले ये ऑब्जर्व किए थे ये फिनोमिना, और उसके बेसिस पर आगे कहानी बढ़ती गई। उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ बताया नहीं था, ठीक है, बट ये कहानी हमारे पास में आने लग गई। अब यहां पर बेसिकली होता क्या है, इतना बस आपको पता होना जरूरी है, और वो क्या है वो क्या है कि इस केस में हो क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो इस बात को ध्यान रखना, ये आपको याद होना चाहिए कि यहां पर ग्लास रॉड और सिल्क के केस में इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। ये बात अब देखो, अब कई लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन वर्ड का यूज आपने डायरेक्टली कैसे कर लिया, हम तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं जानते। तो मैं बोलूंगा बेसिकली आपने बेसिक केमिस्ट्री के अंदर में इलेक्ट्रॉन वर्ड के बारे में सुना हुआ है, और जूनियर क्लासेस से आप इलेक्ट्रॉन वर्ड सुनते हुए आ रहे हो, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन वर्ड का डायरेक्टली यूज कर रहा हूं यहां पर। ये पॉइंट बस आपको क्लियर कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड से सिल्क की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। उसी प्रकार से जब यहां पर देखा गया तो यहां पर पाया गया कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो फर से एबोनाइट रॉड की तरफ क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। बेसिकली ये दो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि हम लोगों ने क्या किया, एक वो जो ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब किया था, इबोनाइट रॉड को फर से रब किया था, और ये सब करने के बाद में जब ग्लास रॉड को इबोनाइट रॉड के पास में लेके आया गया, तो यहां पर भी आपको अट्रैक्शन का फिनोमिना देखने को मिला। यहां पर क्या देखने को मिला, अट्रैक्शन का फिनोमिना देखने को मिला। देखो कुल मिला के कहानी यही है। ये तीसरे पॉइंट से हमारे दिमाग में बात आने लगी, वो ये है, पहले देखो क्या हो रहा था, पहले का फिनोमिना क्या था, ग्लास रॉड 1 को सिल्क से रगड़ा, ग्लास रॉड 1 और ग्लास रॉड 2 को पास में लेके आए तो वो दूर जाने लगी। फिर ऐसे ही जब इबोनाइट रॉड को फर से रगड़ा और इबोनाइट रॉड्स को आपस में पास पास लेके आए, तो यहां पर भी वो दूर दूर जाने लगी। अब उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग एक काम करते, ग्लास रॉड को और इबोनाइट रॉड को पास पास में लेके आते हैं। तो उन्होंने उल्टा देखा, मतलब वो दूर दूर नहीं भाग रहे थे, वो अभी पास आने लग गए। तो यहां से एक अट्रैक्शन का फिनोमिना हमारे सामने नजर आने लग गया, यहां से हमारे सामने अट्रैक्शन का फिनोमिना नजर आने लग गया। तो इस बेसिस पर अब ये प्रोसेस, इस बेसिस पर मतलब कौन सी बेसिस पर, ये जो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, इस बेसिस पर यहां पर एक बात कही गई कि देयर इज सम प्रॉपर्टी associated with the materials, which is causing attraction or repulsion,
repulsion in the materials when they are rubbed, जब इन चीजों को एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो कुछ ऐसा फिनोमिना, अट्रैक्शन और रिपल्शन का फिनोमिना हम लोगों को देखने में आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मटेरियल्स के साथ में कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी यहां पर एसोसिएटेड है जिसको हम लोगों को समझना है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसी को आगे चल के मैं बोल रहा हूं मूविंग फर्दर, वो जो मैं नाम बोला था फ्रैंकमैन या फ्रैंकलिन, जो भी नाम था मुझे भी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बताया था, लेकिन आगे चलकर इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया चार्ज। इसी प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया? चार्ज। अब मैं यहां पर क्लियरली बोल दिया हूं आप लोगों को, भैया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है फर से एबोनाइट रॉड में और ग्लास रॉड से सिल्क के केस में, लेकिन तब तक इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को आइडिया नहीं था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी केमिस्ट्री में आप पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी केमिस्ट्री में आप पढ़ के आए हैं, यस और नो? बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू यू? तो अभी तक हम लोग सिर्फ चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। भले मैं इलेक्ट्रॉन वर्ड का यूज कर चुका हूं आप लोगों को ये बताने के लिए कि भैया ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं। मैं यदि आगे चलूंगा और फिर बाद में जाके पीछे से वही उसी चीज को बोलूंगा तो फिर वो खिंचता चला जाएगा और कुछ नहीं है। तो बस आपको बताते हुए साथ में चल रहा हूं, लेकिन अभी की कहानी ये है कि अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में पता लगा, तो हम लोग कह सकते हैं चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच कॉजेज द अट्रैक्शन और रिपल्शन। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स विच कॉजेज द अट्रैक्शन और रिपल्शन व्हेन दे आर रब्ड विद ईच अदर। चार्ज मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मटेरियल्स के अंदर में डेवलप हो जाती है और वो मटेरियल्स के अंदर में अट्रैक्शन या रिपल्शन प्रोड्यूस करती है जब उन्हें एक दूसरे से क्या किया जाता है? रब किया जाता है, रगड़ा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये है बेसिक इंट्रोडक्शन टू द चार्ज, ये है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन टू द चार्ज। लेकिन हम लोग इसको और ज्यादा करेक्ट कहना चाहें और इसको ज्यादा करेक्ट करना चाहें तो भैया चार्ज की एक डेफिनेशन बनती है जो मोर करेक्ट वे में कुछ इस प्रकार से है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच कॉजेज द charge is the property of material which causes the electric / magnetic field to be produced। अब देखो ये डेफिनेशन जाहिर सी बात है उस समय तो नहीं दी गई होगी, ये बाद में ही डेफिनेशन बनाई गई है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स, बस ये आपकी चार्ज की एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसे हम लोग अभी इस पॉइंट पर जाके लिख के रख रहे हैं। अब ये मैग्नेटिक वर्ड क्या है इसके बारे में तो हम लोग जानते नहीं है, अभी तक नहीं जानते, तो कोई डरने की बात नहीं है, आगे चल के सीखेंगे, लेकिन अभी आपको बेसिकली इतना तो पता होना जरूरी है। मैं बोला ठीक है चलो इतना समझ लेते हैं, याद रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ पॉइंट्स को आगे चल के सीखते हैं, अभी के लिए स्टार्टिंग में याद रख लेते हैं। मैं बोला ठीक है चलो मान लेते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हुआ, एक तो अट्रैक्शन का फिनोमिना हुआ और एक रिपल्शन का फिनोमिना हुआ। ये दो ही टाइप के फिनोमिनास को देखा गया, तो इन दो फिनोमिनास के बेसिस पर उन्होंने ऑब्जर्व किया, बहुत सारे एनालिसिस किए होंगे, उसके बाद उन्होंने सोचा कि डेफिनेटली बॉडीज पर जो है वो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो चार्ज है वो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो फिनोमिनास के बेसिस पर आया। अब ये जो चार्जेज हैं वो कौन कौन से हैं, तो भैया एक को नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज और एक को नाम दिया गया नेगेटिव चार्ज, एक को नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज और एक को नाम दिया गया नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्जेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। अब देखो, अब यदि हम लोग पुरानी कहानी को ही घसीटते रहेंगे तो फिर हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोगों को नई चीजों के बारे में पता है तो वहीं से हम लोग इनके बारे में यहां पर समझना स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज कब होता है और नेगेटिव चार्ज कब होता है, तो बेसिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है कि भैया किसी भी बॉडी पर हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ
इलेक्ट्रॉन के होने पर आपका पॉजिटिव चार्ज आता है और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने पर हम लोग कहते हैं कि भैया बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो है वो किसी बॉडी पर कब आता है, तो किसी बॉडी में यदि इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है। और किसी बॉडी पर यदि ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पर, इसके कारण उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल आप यहां पर देख के एक बात समझ पा रहे होंगे कि ओवरऑल पूरी कहानी जो है वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। मतलब हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल चार्ज, जो कि मैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन ओवरऑल कहानी यह है कि जो भी कहानी बन रही है चार्जेज की, वो इलेक्ट्रॉनों के कारण बन रही है। क्या आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट लग रही है? यस, आई नो दैट कि मेरी स्पीड आज थोड़ी सी आपको फास्ट लगी, क्योंकि देखो दिस इज अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसके अंदर में बहुत सारा थियोरेटिकल पार्ट है जिसको मुझे कवर करना है एनी हाउ आज, ताकि हम लोग आने वाले लेक्चर के दरमियान कुछ न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर आगे बढ़ सके। अदरवाइज देखो, आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को खोल के देखना, 5-6 पन्ने की थ्योरी दे रखी है बहुत सारी। उस थ्योरी को मैं चाहता हूं कि आज में ही क्या किया जाए, कवर किया जाए। तो इसी के लिए हम लोग यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो तरह के यहां पर चार्जेस हो गए, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनों के कारण ये फिनोमिनाज मुझे देखने को मिल रहे हैं। मतलब ठीक है, अब चार्ज के बारे में यदि मैं थोड़ा बहुत और डिस्कस करना चाहता हूं तो भैया देखो, चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि चार्ज को मेजर किया जा सकता है। चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलॉम, जिसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बात और याद रखना, चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये बात सही है, लेकिन ये कौन सी है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इट इज नॉट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी केवल 7 है। कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड करंट। चार्ज इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो कि करंट से आती है। क्लियर है? इसकी जो यूनिट है वो है कूलाम। ये है आपकी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। क्या है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलाम है, जिसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका डेफिनेट मतलब यह है कि कूलाम इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये क्या है? नेम ऑफ अ साइंटिस्ट है। तो आगे चल के हम लोगों को कूलाम का लॉ भी पढ़ना है। जैसे न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं, ऐसे ही कूलाम सर का भी लॉ हम लोगों को यहां पर आगे चल के पढ़ना है। इसमें एक बात और याद रखना कि इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, किसकी? चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है उसे कहते हैं ईएसयू, जिसका फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, electrostatic unit. This is a CGS unit of a charge. This is a CGS unit of charge. और आपको पता होना चाहिए 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। डायरेक्ट डेटा याद रखना है, कन्वर्जन के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको मेडिकल के लिए तैयारी करनी है तो आपको हो सकता है सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन जाए, तो आप आंसर देने में समर्थ होने चाहिए। क्लियर है? श्योर है? याद रख पाएंगे? 1 कूलाम का मतलब क्या है? 3 × 10⁻⁹ ESU। ये क्या है? ESU क्या है? ESU इज द CGS यूनिट ऑफ चार्ज। SI क्या है? कूलाम है। SI क्या है? कूलाम है। क्लियर हुई ये वाली बात? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां से, और आगे बढ़ने पर हम लोगों को चर्चा करनी है, वो है रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हेडिंग डाल लीजिए यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, that is called as properties of charges. So कुछ theoretical point यहां से आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो पहला पॉइंट आपको लगता है क्या पढ़ाना चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में आपको बताना है। तो देखो, करंट के बारे में आप लोग जानते हैं। देखो, ये एक फिजिकल क्वांटिटी, तो मुझे स्केलर या वेक्टर में इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो करंट के बारे में आप लोग जानते हैं, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और मोर करेक्ट वे, इन अ मोर करेक्ट वे हम लोग बोलते हैं करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, जिसकी डायरेक्शन तो होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन का
सेंस भी हम लोगों को जरूरी होता है, लेकिन उसे वेक्टोरियली आई कैन नॉट ऐड, तो वो एक तरह से स्केलर क्वांटिटी होती है। बात समझ में आ रही है, जिसे हम लोगों ने टेंसर करके नाम दिया हुआ है। नाउ व्हाट अबाउट द चार्ज? तो भैया देखो, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैं सीधा सीधा पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भैया इसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई डायरेक्शन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, और स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये है कि भैया हम लोग कह सकते हैं चार्जेस कैन बी एडेड, चार्जेज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। चार्जेज को हम लोग एल्जेब्रा जैसे ऐड करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। चाहिए तो एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान के चलो ये एक बॉडी है, इसके ऊपर में यहां पर +5 कूलम चार्ज है, यहां पर -3 कूलम चार्ज है, यहां पर प्लस का 1 कूलम चार्ज है, और मैंने बोला व्हाट इज द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज यहां पर आप लिखोगे कितने, 5 + 1 - 3 बराबर 6 में से 3 गए तो +3 कूलम। क्या ये बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल सा सवाल आपके सामने कर दिया। बेसिकली इसको नहीं भी करा था तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वही है, पता कर दिया। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। पॉइंट नंबर 3, चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर। तीसरा पॉइंट है ये आपके पास में, हम लोग चार्जेस को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोग एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि हम लोग अभी देख के आए हैं। सर ये चार्जेस ट्रांसफर कैसे होते हैं, कैसे करते हैं? तो भैया अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है उस बेसिस पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हमारे पास में क्या हुआ था। यदि हम लोग एक एटम के बारे में बात करें तो ये एक एटम हो गया, ये हमारे पास में एक एटम हो गया, इसके अंदर में आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके बाहर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। और जब आपका किसी भी एटम के बारे में बात करते हैं तो ये एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। किसी भी एटम के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, एंड दोनों का चार्ज सेम होता है, उसके कारण वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे एटम्स की साइज बढ़ते जाती है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? लूजली बाउंड होते हैं, और जब उन्हें एक दूसरे के ऊपर रगड़ा जाता है तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहां से गिर जाते हैं, ऐसा मान लीजिए। अरे भाई एक सिंपल सी बात बताऊं, एक काम कीजिए आप लोग, एक सिंपल सा बात है कि एक मैग्नेट ले लीजिए, या फिर एक मैग्नेट मत लीजिए, आप जैसे कुछ कपड़ा वगैरह ले लीजिए। एक कपड़ा लिया मान के चलो, और उस कपड़े को मिट्टी में गिरा दीजिए, या आपका रूमाल है, रूमाल को उठा के मिट्टी में गिरा दीजिए, तो मिट्टी में जब गिरेगा तो उससे कुछ ना कुछ मिट्टी चिपक के आ जाएगी, तो बराबर है। तो अब ये मिट्टी जो चिपक के आई है, ऐसे ही अब एक दूसरा कपड़ा लीजिए और उससे उन दोनों को रब कीजिए, तो वहां से जो मिट्टी है वो निकलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी जो है वो लूजली बाउंड है, बराबर है। तो कुछ ऐसा ही है यहां पर। एग्जाम्पल बहुत ही गंदा था, आई नो दैट, बट आपको समझाने के लिए बस मैंने ये बोला। और मैं एक बात उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप जिस लेवल तक आ चुके तो इतना बेसिक एग्जाम्पल आप खुद से भी समझ सकते थे। तो सर खुद से समझ सकते तो फिर आपने क्यों बताया? मैंने बोला बेटा मेरे को तो हर बच्चे का ध्यान रखना है, किसी के मन में शंका हो सकती है तो शंका को दूर करना भी जरूरी है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 4, देखो ये यहां से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है, वो ये है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जो है वो एक कंजर्व, चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। मतलब क्या है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, मैं ऐसे कह सकता हूं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स सेम, टोटल चार्ज रिमेन्स सेम। इसको एक एग्जांपल से भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। टोटल चार्ज रिमेन्स सेम, इसका मतलब क्या है जरा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्या होता है
जैसे मान के चलो ये एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है या एक सिस्टम है, ये बॉडी नहीं है, एक सिस्टम है। सिस्टम के अंदर में बहुत सारी बॉडीज हैं। एक के ऊपर मान के चलो +6 कूलम चार्ज है, एक के ऊपर मान के चलो +3 कूलम चार्ज है, एक के ऊपर मान के चलो -5 कूलम चार्ज है, एक चौथा और ले लीजिए जिसके अंदर में इसके ऊपर मान के चले -2 कूलम चार्ज है। अब मैंने कुछ तो भी किया इस सिस्टम के अंदर में और कुछ तो भी चेंजेस हुआ, और इसके अंदर में जो सिस्टम है उसके ऊपर में यहां पर वही 4 बॉडीज आपकी जैसे पहले रखी थी वैसे ही 4 बॉडी है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एक के ऊपर +1 का 1 कूलम चार्ज आ गया, एक के ऊपर में +2 कूलम चार्ज आ गया, मान के चलिए एक के ऊपर में -4 कूलम चार्ज आ गया। अब ये बॉडी पे चार्ज आपको बताना है, तो ये लॉ यहां से आपको न्यूमेरिकल की तरह आपके काम आएगा। तो मैंने बोला क्या होता, देखो पहली बात तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। तो इस सिस्टम का पूरा चार्ज है 6 + 3 - 5 - 2, मतलब 6 और 3 9 में से 7 गए तो आ गया +2 कूलम। तो इसका मतलब ये इसका भी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, +2 कूलम होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए कितना आएगा, 1 + 2 - 4, इसका मैं x मान लेता हूं, तो मैंने लिख दिया +x बराबर का +2 कूलम, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 4 में से 1 गए तो -3, तो x बराबर आएगा +3 कूलम। तो इस बॉडी का जो चार्ज है वो है आपका +3 कूलम। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, बाकी कुछ इसमें है नहीं, कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। 1 + 2 मतलब 3 हो गया, 3 में से 4 गए तो -1 उधर जाएगा तो +1, तो 2 + 1 3, तो +3 कूलम। मैंने बिल्कुल सही किया है। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, या मैं बोलूं चौथे नंबर की हुई होगी यहां तक है ना। सो 4 प्रॉपर्टीज मैंने यहां पर बेसिक यहां पर अभी तक सीखी हैं। आगे बढ़ता हूं मैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, और अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, सॉरी प्लस काय को लिख रहा हूं मैं, 5वीं प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, ये कहती है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज इज क्वांटाइज्ड? इसका मीनिंग क्या समझते हो आप लोग, तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसे कह सकता हूं, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी will always be an integral multiple of fundamental unit of charge, fundamental unit of charge। ये यहां पर इसका मीनिंग है। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को, चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब क्या है। जैसे मान के चलो आप लोग किसी क्लासरूम के बारे में बात कर रहे हैं, किसी क्लासरूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हो सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इस क्लासरूम के अंदर में 1 स्टूडेंट हो सकता है, 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, बराबर है। 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। अच्छा मैंने बोला किसी क्लासरूम में 47.5 स्टूडेंट है, कैसा लगा सुन के? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। 47.5 स्टूडेंट हो सकते हैं। अच्छा 50, अरे हो सकते हैं क्या? कई लोगों को तो आधा पौना नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बोलूं कि लाइक देयर आर 47 1/4 स्टूडेंट, ऐसा पॉसिबल है 47.25। या मैंने बोला 47.5, ऐसा पॉसिबल है। या मैंने बोला 47 3/4, 48, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे ही चार्ज के बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि वो किसी एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब चार्ज हमेशा उस फंडामेंटल यूनिट का, जिसे हम लोग आगे चल के नाम देने वाले हैं, दिस फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। ये जो चार्ज की जो फंडामेंटल यूनिट है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब ये फंडामेंटल है मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आई कैन से दैट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। उससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। व्हाट आई हैव सेड, ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि भैया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज।
और ये जो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम। यहां से एक बात मैं आपको बता दूं, जो कूलाम है वो चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि सोचिए मैं इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कह रहा हूं और उसमें लिख रहा हूं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब देखो माइनस 19 का मतलब ये है कि आप ऐसे बोल सकते हैं 0.1 बहुत सारी जीरो जीरो लगा के लास्ट में 16 लिख दिया मैंने, और इतना कूलम चार्ज को हम लोगों ने फंडामेंटल चार्ज मान लिया है। ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी बॉडी पर यदि कोई चार्ज होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस चार्ज का, इस चार्ज का एक इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब यह कि किसी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है ज्यादा हो या किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन कम हो, उस बेसिस पर चार्ज होगा। तो हम लोग बोलेंगे द चार्ज ऑन बॉडी, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज लिखा जाएगा Q, उसे लिखा जाएगा Q बराबर NE से, Q बराबर NE से, Q बराबर NE से। ये बात समझ में आ गई। Q बराबर NE गिव्स द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन बॉडी। अब यहां पर बस ध्यान क्या रखना है कि N इज व्हाट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब यहां पर एक बात और कि भैया इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, तो बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज, बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज। और यदि मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द बॉडी, तो इसका मतलब यह है बॉडी गेट्स नेगेटिव चार्ज, बॉडी गेट्स नेगेटिव चार्ज। ये बात ध्यान रहेगी क्या? देखो बहुत कुछ थियोरेटिकल हिस्सा चल रहा है आज के लेक्चर में, एकदम ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे नहीं कोताही नहीं बरतनी है। आई नो दैट कि आज का लेक्चर बहुत आसान है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली वैसे मैंने? 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, और ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में। और अगली प्रॉपर्टी जो है वो है प्रॉपर्टी नंबर 6, और वो कहती है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका मीनिंग क्या है सर जी? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मीनिंग ये है कि भैया कोई बॉडी पर इफ अ बॉडी हैज मास, लेट्स से कोई बॉडी है जिसके पास में कोई तो भी मास है, देन इट इज पॉसिबल कि उस पर चार्ज हो या ना हो। लेकिन यदि किसी बॉडी पर चार्ज है तो इसका डेफिनेट मीनिंग ये है कि उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास है। मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब ये है, इफ बॉडी हैज मास देन इट मींस कि बॉडी पर चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है। किसी वस्तु का यदि कोई द्रव्यमान है तो उस वस्तु पर आवेश हो भी सकता है और आवेश नहीं भी हो सकता है। बट लेकिन यदि किसी बॉडी पर चार्ज है तो डेफिनेटली इसका मीनिंग यह है कि इट हैज सम मास। सो कंक्लूसिवली आई कैन से दैट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। द्रव्यमान के बिना आवेश की संकल्पना नहीं की जा सकती है। हिंदी मीडियम बताते हुए चल रहा हूं मैं, इसलिए ध्यान रखना जो पॉइंट्स मैं यहां पर बोलते हुए चलता हूं। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर है? चलो 6 पॉइंट हो गए, आगे 1-2 प्रॉपर्टी और बची है, उनको भी मैं लिखा देता हूं। पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 7 की मैं बात कर लेता हूं, और वो है कि भैया चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, इनवेरिएंट। इसका मतलब यह है कि भैया चार्ज जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर चार्ज डिपेंड नहीं करता है, मतलब चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके चीजों को ऑब्जर्व करते हो तो।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करके यदि चीजों को ऑब्जर्व करते हो तो किसी भी बॉडी के चार्ज में कोई फर्क नहीं आता है। इस पे सवाल बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा, भैया एक बॉडी है जिसको ग्राउंड से देखने पर इतना चार्ज नजर आ रहा है, और यदि मैं 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलती हुई कार में से उस बॉडी को देखूं तो बताओ उस पर चार्ज कितना होगा। तो भैया चार्ज विल रिमेन सेम। हाँ, फोर्सेस वगैरह की बात बदल जाएगी, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन चार्ज विल रिमेन सेम। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। बेसिकली चार्ज और मास को रिलेट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं m बराबर होता है m0 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहां पर m0 स्टैंड्स फॉर मास एट रेस्ट, v स्टैंड्स फॉर मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मास, एंड c स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट। यदि किसी चलती हुई वस्तु का यदि मास मेजर किया जाता है तो वो अलग आता है कंपेयर टू रेस्ट मास। कितना आता है, तो भैया यदि हम लोग बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट यदि c की स्पीड से चल रहा है, c की स्पीड से मतलब लाइट की स्पीड, तो c बाई सी, तो ये आएगा c बाई सी मतलब 1, 1 माइनस 1 मतलब 0, 0 एनी नंबर डिवाइड बाय 0 मतलब आ गया इन्फिनिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट देन इट्स मास बिकम इनफाइनाइट। तो सर हमारा भी मास जब हम लोग भागते दौड़ते तो चेंज होता है क्या? यस होता है, लेकिन आप सोचिए आप कितनी स्पीड से दौड़ सकते हो? 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर पर सेकंड से दौड़ लो भैया, लेकिन लाइट की स्पीड की तुलना में आप बहुत ही कम तेजी से दौड़ पाते हैं। तो हमारे मास पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हमारा जो रेस्ट मास है और मास इन मोशन सेम ही होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर इसको आपने कैसे किया होगा? तो भैया देखो v बाई सी बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है, मैं लगभग इसे 0 मान सकता हूं। 1 में से 0 गया तो 1, अंडर रूट ऑफ 1 मतलब 1, और m0 डिवाइड बाई 1 मतलब m0, और m0 क्या है? रेस्ट मास है। क्या ये बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू यू? ये क्लियर हुआ है तो हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो यहां से आपके चैप्टर्स के सेग्रीगेशन के काम में आती है। तो हम लोग कहेंगे कि भैया चार्जेज ऑन रेस्ट, चार्जेज ऑन रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। Charges in uniform motion, charges in uniform motion produces electric as well as magnetic field, electric as well as magnetic field। बात ध्यान में रहनी चाहिए। मतलब यदि कोई चार्ज आपका यूनिफॉर्म मोशन में है तो आपको आगे चल के एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो वहां पर आपको ये आएगा पॉइंट। क्या जो चार्जेस हैं जो मोशन में हैं वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो चार्ज रेस्ट पे है तभी उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया तो चलेगा, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ में वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। और यदि एक्सेलरेटेड चार्ज है तो हम लोग कहेंगे कि एक्सेलरेटेड चार्जेस प्रोड्यूस बोलूं या फिर मैं बोलूं एमिट्स, EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो क्या करते हैं? एमिट करते हैं, जो आपका मॉडर्न फिजिक्स वाला हिस्सा होता है। क्लियर है? सो ये पॉइंट ध्यान रहेगा, इन पे छोटे छोटे से थियोरेटिकल क्वेश्चंस कभी भी बनाए जा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से आगे चार्ज के बारे में जब थोड़ा सा और मैं चर्चा करना चाहता हूं तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि भैया किसी बॉडी को चार्ज जो दे रहे हैं हम लोग, जैसे 5 कूलम चार्ज दिया है, 4 कूलम चार्ज दिया, वो कैसे दिया जा सकता है? क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, मैं इस पे Q बराबर एनी पे एक सवाल बना देता हूं आप लोगों को, जिससे क्या है ना आसानी रहेगी आप लोगों को भी समझने के लिए। वो ये है, क्वेश्चन है देखो, a body has charge of +1 coulomb, find number of deficient electron, उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है ये आपको बतानी है। ये सवाल है, कैसे करना है आप जानते हैं। Q बराबर है आपका N इंटू E, तो यहां से आप लिखेंगे E बराबर Q बाई E, तो Q है आपका 1 और ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6, इसमें से
एक काम करिए, एक जीरो को निकाल लीजिए तो ये आएगा 10 टू द पावर 18, ये आएगा 10 डिवाइडेड बाई 1.6, पॉइंट हटा के जीरो लगा दीजिए, 100 इंटू 10 टू द पावर 18 हो गया है। तो भैया इसका मतलब ये है कि 16 से यदि आप डिवाइड करते हो, 16 32 48, 16 चौक तो ये आएगा 16 छिक्की 96, 4 बच गया, 16 दूना 32 बच गया 8, 16 पंजे 80, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये है कि जब किसी बॉडी पर यदि +1 कूलाम चार्ज है तो उसमें आपके 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकल के आ चुके हैं। कॉन्सेप्चुअली यदि मैं एक और सवाल बनाना चाहूं तो वो सवाल कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अ बॉडी हैज +1 कूलाम चार्ज, its mass compared to earlier has increased, has reduced या has decreased, remains same, maybe increased और decreased, कुछ भी हो सकता है। बताओ, 4 ऑप्शन दिए, यहां पे फटाफट क्लिक करो। अ बॉडी हैज +1 कूलम चार्ज, इट्स मास कंपेयर टू अर्लियर, पहले की तुलना में इसका द्रव्यमान क्या हुआ होगा। देखो +1 कूलम चार्ज, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए मतलब इसका मास डिक्रीज हुआ है। कितने लोगों का आंसर सही आया था, फटाफट से बोलो कितने लोगों का आंसर सही आया था। क्या सबका आंसर सही आया था? यदि सबका आंसर सही आया तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्सेप्चुअली आपका ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। इज इट क्लियर टू यू? यदि -1 कूलम आया होता तो आपका मास इंक्रीज हो चुका होता। दूसरा, ये जो डेटा है उसको एक स्टैंडर्ड डेटा है, इसका याद रख लेना, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन यदि किसी बॉडी पर से ट्रांसफर होते हैं तो उस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज का ट्रांसफर होता है। मैं ट्रांसफर वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये बेसिक बात आपको आती है कि यदि बॉडी पर चार्ज गया है या बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, और बॉडी पर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मींस इफ इलेक्ट्रॉन्स have been removed from the body then body will get positive charge and if body accepts those electrons then it will get negative charge। ये बात आप बेसिक जानते हैं, मैं ऐसी उम्मीद आप लोगों से रखता हूं और मैं जानता हूं मैं इस उम्मीद पर, इस मेरी उम्मीद पर आप सभी लोग खरे उतरेंगे। ठीक है, श्योर है? किसी का सरनेम तो नहीं है? ऐसा भी सरनेम होता है क्या सर? हो सकता है भाई, इंडिया है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत बड़ी आबादी है आपकी, 135 अरब वगैरह की आबादी है ना शायद से, कि करोड़ की आबादी है, इतनी तो अपने इंडिया के 135 करोड़, हाँ इंडिया की बात कर रहा था। तो अलग अलग सरनेम पॉसिबल है, कुछ भी सरनेम किसी का भी हो सकता है, तो हम लोगों को उसमें छेड़ना नहीं है। नाउ वी मूव फर्दर कि भैया किसी बॉडी पर जो चार्ज आ रहा है, जैसे मैं बोला था 1 कूलम चार्ज, तो ये कैसे लाया जा सकता है, सो उसी के लिए हम लोगों को यहां पर बात करनी है। तो हम लोग बोलेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तरीके। सर चार्ज करने के तरीके तो हम लोगों ने सर इतना ही सुना है कि हमारे सेल को जब चार्ज करना होता है तो हम चार्जर लगा देते हैं और वो चार्ज हो जाता है। मैंने बोला ये बात आपकी सही है, बहुत हद तक बिल्कुल सही है, लेकिन भैया हम लोगों को बॉडी को चार्ज करना है। यदि आपने ऐसे चार्ज कर दिया तो हो सकता है कोई परलोक सिधार जाए, ऐसे चार्ज मत कर लेना, ठीक है? ओके, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो देखो मेथड ऑफ चार्जिंग हमारे पास में 3 तरह के होती हैं, मतलब 3 तरह से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहला है, देखो मैं लिख ऐसे रहा हूं, इंडक्शन, दूसरा है कंडक्शन, और तीसरा है फ्रिक्शन। इसका मीनिंग समझ लीजिए, इंडक्शन मतलब है आपका विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग, इसका मतलब है विद टचिंग लेकिन
जेंटली, प्यार से सिर्फ टच करना है, और इसका मतलब है रबिंग, मतलब टच तो करना ही है लेकिन रगड़ देना है। देखो एक तो है चार्ज कैसे आ सकता है, बिना टच किए दूर से ही चार्ज आ गया, एक है टच किया, प्यार से टच किया तो चार्ज आ गया, और फ्रिक्शन मतलब रगड़ दिया तो चार्ज आ गया। ठीक है, ट्यूब जल रही है सब लोगों की कि बुझ गई? ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या है कि दो बॉडी पर कुछ तो भी ऐसा हुआ कि उन पर चार्ज डेवलप हुआ, लेकिन उनको मैंने टच नहीं किया था तो भी चार्ज डेवलप हो गया, उसे बोलेंगे इंडक्शन। मैंने प्यार से सिर्फ टच कराया, बिल्कुल एकदम प्यार से हल्के से टच कर दिया और चार्ज आ गया तो उसे बोलेंगे कंडक्शन। और मैंने रगड़ डाला जोर जोर से तो उसे बोलेंगे फ्रिक्शन। तो इन तीन कारणों से, इन तीन तरह से हम लोग किसी भी बॉडी पर चार्ज लेकर आ सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग उल्टा, पढ़ेंगे हम लोग उल्टा। कैसे? तो भैया वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज फ्रिक्शन। द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज व्हाट? फ्रिक्शन, जो हम लोग डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ वाला, इबोनाइट रॉड और आपका फर वाला, ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोगों ने लेक्चर की शुरुआत में ही डिटेल में पढ़ लिए थे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इन्हें वापस से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ने की आवश्यकता है क्या? याद रख लेना किस पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है, इबोनाइट रोड पे कौन सा होता है, फर पे कौन सा होता है, ग्लास रोड पे पॉजिटिव, सिल्क पे नेगेटिव, इबोनाइट रोड पे नेगेटिव, फर पे पॉजिटिव। ग्लास रोड और इबोनाइट रोड आपस में अट्रैक्ट करेंगी तो सिल्क और फर भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे। और कौन सी चीजें कहां कहां पे होती हैं, तो इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि एनसीईआरटी की बुक को डिटेल में पढ़ लेना। शुरुआत के जो 4-5-5-6 पन्ने होंगे उनको बिना लाइन स्किप किए पढ़ना, क्योंकि उसमें से बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन, यही थियोरेटिकल क्वेश्चंस यहां पर बन जाने वाले हैं। क्लियर हुई बात? दूसरी जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है, तो मैंने बोला हम तो उल्टा पढ़ेंगे, तो ये है आपकी कंडक्शन की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? कंडक्शन की प्रोसेस है। अब कंडक्शन की प्रोसेस क्या कहती है जरा समझिए। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोगों को जो सिलेबस में कंडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें हम लोग जो बात करेंगे उसमें क्या होगा उसको पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो दो बॉडीज रहेंगी जिन पर भी हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे वो रहेंगी आइडेंटिकल बॉडीज। ठीक है, आगे चल के और मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी के लिए सिर्फ बेसिक बेसिक एग्जांपल रहने वाले हैं। मतलब क्या है कि अभी जो आपको पढ़ना है वो है टू आइडेंटिकल स्फीयर्स के बारे में अभी आपको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? टू आइडेंटिकल स्फीयर्स के बारे में यहां पर आप लोगों को पढ़ना है। सो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कंडक्शन की प्रोसेस क्या कहती है कि भैया मान के चलो ये एक आपका स्फीयर है, ये एक आपका स्फीयर है जिस पर चार्ज है Q1, ये एक आपका स्फीयर है Q2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को टच करा दिया, इन दोनों को क्या कर दिया? टच करा दिया। ठीक है, और टच कराने के बाद में वापस से अलग अलग ले जाकर रख दिया। ये यहां पर हो रही है प्रोसेस। तो भैया देखो ये एक सिस्टम है बराबर, इन दोनों को यदि मैं मिला लेता हूं तो ये एक तरह से क्या बन गया? ये आपका बन चुका है एक सिस्टम। और सिस्टम कहता है कि भैया फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स सेम, टोटल चार्ज रिमेन्स सेम। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो टोटल चार्ज लिखा जाएगा, पहले मैं देखता हूं ये है Q1, ये है Q2, यहां पर कितना है वो बताना है। तो देखो ये आएगा Q बराबर का Q1 प्लस का Q2, ये आपका टोटल चार्ज हो गया। अब जब वापस से इनको मैंने सेग्रीगेट कर दिया है टू आइडेंटिकल स्फीयर, देखो यहां पे ध्यान रखना मैं सब जो चीजें कर रहा हूं अभी आइडेंटिकल के लिए कर रहा हूं, बाद में आइडेंटिकल नहीं होंगी तो भी सीखेंगे हम लोग, लेकिन वो बहुत टाइम है उसको अभी। ठीक है, तो वो आएगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर वाले चैप्टर में सीखेंगे कि यदि आइडेंटिकल ना होंगी तो क्या होगा। अभी के लिए आइडेंटिकल पे कहानी है। तो क्या हो जाता है कि ये जो चार्ज है, जो टोटल चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये क्या होगा?
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इस पर भी आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 और इस पर भी हो जाएगा Q1 प्लस का Q2 अपॉन 2। बात समझ में आ रही है? अब इसको यदि मैं समझाने की कोशिश करता हूं वापस से एक एग्जांपल देके, कुछ ऐसा भी हो सकता है लाइक, और भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मान के चलो ये एक बॉडी है जिस पर आपका प्लस Q चार्ज है। देखो सारा जो खेल चल रहा है वो यहां पर स्फेरिकल बॉडी के लिए चल रहा है, और ये मान के चलिए ये है आपकी अनचार्ज बॉडी। अगले केस में मैंने क्या किया, दोनों को यहां पर संपर्क में लेके आ गया। दोनों को जब मैं संपर्क में लेके आऊंगा तो यहां पर क्या होगा कि ये जो चार्ज है वो यहां से ऐसे फ्लो करने लग जाएगा और इस पर भी ये चार्ज फैल जाएगा। जब मैं इन दोनों को वापस से सेपरेट आउट कर दूंगा तो भैया कुछ चार्ज इस पर रह जाएगा और कुछ चार्ज इस पर रह जाएगा। अब देखो कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर अंदर चार्ज जाएगा नहीं जाएगा, तो हम लोग मान के चलते हैं ये कंडक्टर बॉडी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर्स ओनली, ठीक है? श्योर हैं? तो सर क्या अंदर चार्ज जाना पॉसिबल है? तो अंदर चार्ज जाना पॉसिबल है, नहीं है, क्या है, वो सब डिटेल में डिस्कशन होगा, लेकिन उसको समय है। यदि मैं अभी से उन सारी चीजों को बताने लगूंगा तो आपका दिमाग है ना कंफ्यूज ही आ जाएगा। तो हम चाहते नहीं हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो हम लोग कह रहे हैं कि भैया आराम आराम से चलने दो गाड़ी को, कोई डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? सो ये थी आज की कहानी। अब कई लोग बोलेंगे सर आज की कहानी, अभी तो तीसरी मेथड बाकी है, दैट इज इंडक्शन। तो मैं बोलूंगा कि भैया इंडक्शन की कहानी को हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा समय है, वो है आने वाले लेक्चर में। लेकिन इससे पहले हम लोग काम कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेता हूं, मैं एग्जाम्पल करा देता हूं इस पे। जैसे मान के चलो आपके पास में 3 बॉडीज हैं, एक पे चार्ज है +3 कूलाम, एक पे चार्ज है +3 कूलाम, एक पे चार्ज है -C कूलाम, एक का नाम है A, एक का नाम है B, एक का नाम है C। सवाल को ध्यान से सुनना। पहले मैंने क्या किया, A एंड C को टच किया, A और C को टच किया, देन A को B से टच किया। अब फाइनल चार्जेस बताना है। सवाल को ध्यान से सुनिए, फाइनल चार्जेस आपको बताना है। ये कैसी बॉडीज हैं? सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला आज के लेक्चर में तो हम लोग सिर्फ आइडेंटिकल के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। अनआइडेंटिकल जब होंगी तो वो आगे वाले चैप्टर में पढ़ना है, तो इसका मतलब यहां पर आइडेंटिकल है। तो ठीक है, तो करो कैसे होगा। देखो सबसे पहले आपने ए और सी को टच किया, बाद में देखो ए और सी को टच कर दिया, अब आपने ए और बी को टच किया है और उसके बाद में फाइनल चार्जेस आपको बताने हैं। तो भैया हुआ क्या होगा, जब आपने ए और सी को टच किया होगा तो ए और सी के केस में क्या हुआ होगा, 3 माइनस का 6 मतलब माइनस का 3 कूलम चार्ज आ गया टोटल। तो टोटल चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब माइनस का 3/2 और माइनस का 3/2। ये किसके किसके चार्ज हो गए, अब ए का और सी का ये चार्ज हो गया। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद में ध्यान से देखिए, ये हो गया है अभी आपका सी का चार्ज, ठीक है। अब क्या किया आपने, ए को और बी को टच किया है, तो भैया ए और बी के लिए यदि आप देखोगे तो माइनस का 3/2 प्लस का 3/2, सॉरी प्लस का 3/2 नहीं है, सॉरी बेटा, प्लस का 3। तो अब आपके पास में आ चुका है प्लस का 3/2। ये टोटल चार्ज हो गया किसका, ए और बी का कंबाइनली। लेकिन बेटा ये तो आगे चल के क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ए और बी पर कितना बचेगा, इसका आधा, मतलब 3/4 और 3/4। तो भैया ये आ गया ए का फाइनल चार्ज, ये आ गया बी का फाइनल चार्ज। मैंने एक न्यूमेरिकल आपके सामने कर दिया है। ऐसे सवाल यहां पर बनाए जा सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखो अब मैं बता दूं, कूलम जो लिख रहा हूं ना मैं, बहुत बड़ी चार्ज की क्वांटिटी होती है। हम लोग चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे माइक्रो कूलम चार्जेस, ठीक है। अभी तो क्या है, बस न्यूमेरिकल समझाना है, कॉन्सेप्ट बताना है, तो उसके लिए मैं कुछ भी लिख लूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिंपल रखना हूं डेटा को। मैंने क्या बोला, 3 माइनस 6 लिया। अब आपको घर पे बैठ के काम करना है, ऐसे सवाल करने हैं, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जामिनर सवाल पूछ ले आपको, तो आपको करना क्या, देखो मैंने क्या सिखाया अभी तक, एकदम बेसिक सिखाया है। मैंने क्या बोला, पहले ए और सी को टच किया, तो मैंने क्या किया, ए और सी का टोटल चार्ज ऐड कर लिया और बाद में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आधा आधा। फिर मैंने बोला ए और बी को टच किया, तो ए पर अभी देखो ए का अभी चार्ज ये है, वो वाला मत ले लेना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्यों मैंने लिखा है देन, पहले ए और सी को टच किया, देन उसके बाद तुरंत बाद में ए और बी को टच किया। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग कोई दूसरा ले लें, मतलब सवाल की लैंग्वेज पर बस फोकस करना। तो ए और बी को किया तो कितना आया, -3/2,
प्लस बी तो कहीं पर भी टच नहीं है ना, तो बी का प्लस 3 एज इट इज, 3 माइनस 3/2 प्लस का 3/2, अब ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3/4 3/4। ऐसे सवाल यहां पर बनाए जा सकते हैं, इस बात का आप लोगों को बखूबी ध्यान रखना है। और ये आपका आज का चैप्टर की सॉरी आज का चैप्टर नहीं, आज का लेक्चर यहां पर समाप्त हो सकता है, क्योंकि हमारी समय सीमा ऑलरेडी क्रॉस करके आगे जा चुकी है। थर्ड मेथड आपकी बाकी है, जो कि आपकी इंडक्शन की मेथड है। अगेन आने वाला लेक्चर भी थियोरेटिकल लेक्चर होने वाला है, और उसके बाद में हम लोग कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल वाले साइड में, शायद थर्ड लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल की साइड में मूव ऑन करेंगे। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा, सर गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो तो आपने पढ़ाया नहीं। बेटा वो आने वाले लेक्चर में ही आपको सीखने को मिलेगा। सो तब तक धैर्य रखें, तसल्ली रखें, पढ़ते रहें। एनसीईआरटी का पूरा वो स्टार्टिंग के 5-6 पन्ने की जो थियरी है उसको पूरा पढ़ डाले। जहां तक कूलम्ब्स लॉ दिख रहा है आपको, कूलम्ब्स लॉ तक पूरा पढ़ डाले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाले लेक्चर में आपको फिर से वो काम आएगा। क्लियर है? इज इट ओके विद यू? श्योर है? एक बार रिकॉल करवा दूं क्या सब कुछ? चलो करवा देता हूं। वैसे भी अभी क्या है, अभी 1 घंटा हो ही गया, तो 5 मिनट में और क्या फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेज एट रेस्ट हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। इसके अंदर में हम लोगों ने बोला कहां से शुरुआत हुई, शुरुआत हुई फ्रिक्शन से। मतलब जो पुराने जमाने में देखा गया, ग्लास रॉड 1 सिल्क, इनको रब किया गया, तो पाया गया कि भैया ऐसी जब दो चीजें ली गई तो ग्लास रॉड आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, मतलब रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। ऐसे सिल्क के बारे में देखा गया, ग्लास रॉड 1 सिल्क को किया गया तो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो यहां से पहला फिनोमिना हुआ। ये क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। ऐसे ही एक और एग्जांपल आया गया हमारे पास, इबोनाइट रॉड और फर का एग्जांपल लिया गया। इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फर से इबोनाइट रॉड की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। इस केस में इबोनाइट रॉड 1 2 आपस से एक दूसरे दूर भाग रही है, फर 1 फर 2 एक दूसरे दूर भाग रही है, रॉड 1 फर 2 अट्रैक्ट हो रही है, रॉड 2 फर 1 एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। और ये सब फिनोमेना कब देखने को मिला? जब हमने पाया ग्लास रॉड और सिल्क को रब किया, इबोनाइट रॉड और फर को रब किया, और फिर ग्लास रॉड और इबोनाइट को जब पास पास लेके आया गया तो इनमें अट्रैक्शन पाया गया। तो यहां से फिनोमेना आया। अट्रैक्शन और रिपल्शन के बेसिस पर हम लोगों ने बॉडीज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करी, और ये जो प्रॉपर्टी निकल के आई वो चार्ज निकल के आई। चार्ज की बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने बोली कि भैया चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी के अट्रैक्शन या रिपल्शन का कारण है। लेकिन हम लोगों ने आगे देखा तो हम लोगों ने एक नई टेक्निकल डेफिनेशन बता दी। चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी बॉडी के लिए वो प्रॉपर्टी है जो किसी वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड उसके आजू बाजू में प्रोड्यूस करती है। लेकिन हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्शन पे खेल रहे थे, तो उसके बेसिस पर हमारे पास दो तरह के चार्जेस की बात करी। एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, जो कि एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। इसकी यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो है वो है आपकी कूलम। ये एक नेम साइंटिस्ट का नाम है। ऐसी इसकी एक सीजीएस यूनिट होती है जिसे ईएसयू बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। डायरेक्टली याद रखना है। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज का मतलब चार्जेस को हम लोग एल्जेब्रिकली डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, चार्जेस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम लोग एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। जो चार्जेस का ट्रांसफर होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी में जो चार्जेस का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण होता है। अगला पॉइंट, चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी, मतलब फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी एक विलगत निकाय के लिए, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम। इससे रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया, प्लस ये सब ऐड करवा दिया। मैंने बोला कुछ तो भी हुआ सिस्टम में, एक सिस्टम के अंदर 4 बॉडी रखी हुई थी, यहाँ पे भैया इतना चार्ज यहाँ पर निकाला, एक न्यूमेरिकल हो गया। पॉइंट नंबर 5, चार्ज इज अ क्वांटाइज। चार्ज इज अ क्वांटाइज मतलब क्या है कि भैया किसी भी बॉडी पर यदि कोई चार्ज होगा तो वो हमेशा फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। वो फंडामेंटल यूनिट जो है उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। मैंने यहां पे बताया कि भैया ऐसा चार्ज नहीं हो सकता है, जैसे ऐसे स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है वैसे ही ऐसा चार्ज होना भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैं यहां पर एक बात और बता दूं, वो मैं यहां पर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, जो कि 1.6 × 10⁻19 कूलम है। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा Q बराबर NE होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो भैया सिंपल सी बात है कि यदि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया जाता है तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब राइट नाउ मोमेंट पर इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि हमारे पास में नेचर में प्लस माइनस का E/3 प्लस माइनस का 2E/3 ऐसा चार्ज अभी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इट इज बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ सिलेबस, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस, बियॉन्ड द
स्कोप ऑफ सिलेबस, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसे यहां पर नहीं बताया था। और इन्हें कहा जाता है क्वार्क्स। जब बेटा देखो एक बात ध्यान रखना, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना है, ई, ठीक है, लेकिन अभी क्वार्क्स एग्जिस्ट करता है +-e/3 +-2a/3, लेकिन इसकी कहानी ये है कि ये अनस्टेबल है। जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे एक स्टेबल है, वैसे क्वार्क्स क्या है, अनस्टेबल है। अब इनकी स्टेबिलिटी से रिगार्डिंग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जिनका हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो बेसिकली आपका काम क्या है, आपको आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, थोड़ी आप इस पे स्टडी करते बैठोगे, ऐसा करना भी नहीं है। नहीं तो पता लगा आधे लोग जाके क्वार्क्स सर्च करने लगे, क्वार्क्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, वो एग्जाम में आने वाला है नहीं। बस मैंने आपको जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दिया, क्वार्क्स नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, हो सकती है स्पेलिंग गलत हो गई हो, लेकिन ये एक अनस्टेबल होते हैं। ये हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर की चीज है जिसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये चार्ज +-e/3 +-2e/3 ऐसा चार्ज हम लोगों ने डेवलप कर लिया है, क्लियर है, लेकिन ये पढ़ना नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? श्योर है? हाँ, यदि बोला जाए 4 ऑप्शन दिए जाए कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल चार्ज, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, हीलियम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क्स लिख के दे दिया, तो ही आपको क्वार्क्स को सेलेक्ट करना है, अदरवाइज क्वार्क्स के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होगा। आगे चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज जो है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यदि किसी बॉडी पर चार्ज है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ मास है, और यदि किसी बॉडी पर मास है तो कोई जरूरी नहीं कि उस पर चार्ज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चार्ज जो होता है वो रिलेटिविस्टिकली हम लोग बोलते हैं कि इनवेरिएंट होता है, मतलब चार्ज जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्जेस जो है रेस्ट पर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, चलने लग जाते हैं तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगते हैं, लेकिन जब चार्जेस एक्सेलरेटेड हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज। उसके आगे हम लोगों ने बोला कि भैया एक न्यूमेरिकल करा दिया, एक बॉडी पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करी, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का मतलब आपका 1 कूलम चार्ज से रिलेटेड है। मैंने यहां पर एक सवाल और करवा दिया जहां पर चार्ज और मास को रिलेट करवाया। यदि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास डिक्रीज होता है, किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो उसका मास इंक्रीज होता है। ये पॉइंट्स है जो मैं आपको बताते चल रहा हूं, हो सकता है कि कोई पॉइंट मैंने यहां पे नया बता दिया हो। मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन। इंडक्शन का मतलब है विदाउट टचिंग ऑफ बॉडी जब चार्ज डेवलप होता है। कंडक्शन मतलब क्या है, जब हम लोगों ने बॉडी को टच किया तो चार्ज जो आया। और फ्रिक्शन का मतलब है रगड़ने से, तो जब रब करते हैं तो भैया अनचार्ज बॉडीज पर भी चार्ज हो जाती है। लेकिन जब हम लोग कंडक्शन की बात करते हैं तो कंडक्शन में क्या होता है कि कम से कम एक बॉडी पर चार्ज का होना अति आवश्यक है। सिर्फ बॉडीज को टच कराने से चार्ज आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम के जब कंडक्शन की बात करते हैं तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो फॉर 2 आइडेंटिकल कंडक्टिव स्फीयर्स के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें चार्ज आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इससे रिलेटेड मैंने यहां पर एक सवाल भी आपको समझाया है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर था, ये अनचार्ज था, दोनों को मैंने टच कराया। टच कराने पर जब बाद में सेपरेट आउट किया तो दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जैसे +3 -6 है, मैंने पहले ए और सी को टच कराया। एक न्यूमेरिकल आपका यहां पर कंप्लीट होता है, और इसी के साथ में हमारा आज का लेक्चर यहां पर समाप्त होता है। आना वाला जो लेक्चर होगा वो हमारा इंडक्शन वाली प्रोसेस से शुरू होगा, और वो एक काफी इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पॉइंट है। फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, एनसीईआरटी को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं, सॉरी क्या है इस चैप्टर में, कूलाम्स लॉ तक आपको थियरी पढ़नी है, और अंडरलाइन करके चलना कि भैया कहां पर एक थियोरेटिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि यहां से थियोरेटिकल क्वेश्चन ही बन सकता है, इतना पोर्शन जो हम लोगों ने यहां पर कवर किया है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए